गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। वर्ल्ड न्यूज़ में हम पेश करेंगे आज नेटो के कंट्रीज़ ने मांगी है लॉन्ग रेंज मिसाइल। शायद अमेरिका से मांगेंगे और किससे मांगेंगे। और वो कहते हैं कि अगर अटैक हो गया ख़ास तौर से रशिया का, तो हमारे पास उनको अटैक करने के लिए लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत कमी है, तो आपकी हमारी मदद करनी होगी। ताइवान का इशू बहुत बॉयल हो गया है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे चाइना इस समय कोई तैयारी कर रहा है खास तौर से ताइवान को हड़प जाने की। और हड़पेगा तो सही, अब कितना टाइम लगेगा ये तो पता नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना की डॉटर, जो कि WHO के अंदर एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर थी, उसको वहां से हटा दिया गया है। यूनुस सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि ये करप्ट है और इनको यहाँ से हटा दिया जाए और उनको फिलहाल इनडेफिनेट छुट्टी पर भेज दिया गया है। 30% का जो टैरिफ यूरोपियन यूनियन पे लगाया गया है, मुझे लगता है कि इस समय उसकी वजह से बहुत सारे हार्ट बर्न्स आ गए हैं और ये हार्ट बर्न्स अपने आप में एक रिफ्ट पैदा कर रहे हैं, नेटो के अंदर भी रिफ्ट पैदा कर रहे हैं और ये हार्ट बर्न यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में भी रिफ्ट पैदा कर रहे हैं। जो EU के देश हैं उनके आपस में भी रिफ्ट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी इस मामले में आपस में एकता की कमी नजर आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटो की ही, कि नेटो के खास तौर से अगर रूस का मुकाबला कर रहा है तो कहते हैं लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए होंगी और वो उनके पास ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं या बहुत कम है। एक अमेरिकन जनरल का कहना है कि अगर रूस का हमला हो जाता है, जैसे कि आशंका है, तो उसके लिए नेटो के देश हैं उनके को अपने आर्मामेंट का जो भंडार है उसके अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए होंगी। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कहां से आएंगी भाई, अगर इतनी है ही नहीं। उनका कहना है कि मॉस्को दरअसल लंबी रेंज की जो मिसाइल्स है उसका प्रोडक्शन कभी भी बढ़ा सकता है, बल्कि बढ़ाया हुआ है। और जैसे जैसे रशिया यूक्रेन पर अपने हमले तेज करता जा रहा है, वैसे वैसे वो अपने हथियारों को बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे में रूसी सेना जब शुरुआत में, आज से कुछ साल पहले जब यूक्रेन से युद्ध हुआ था, तो उस टाइम से कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है और उनकी जो रॉकेट के जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं या मिसाइल सिस्टम्स हैं या ड्रोन सिस्टम्स हैं, वो काफ़ी हद तक रिफाइंड हो गए हैं और इस जंग ने उनको बहुत कुछ सिखाया है। और वो इस समय जो लेसन्स आए हैं उसको पूरी तरह से रशिया इस समय इम्प्लीमेंट करके यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो इन सारी टेक्निक्स में अभी बहुत बैकवर्ड रह गए हैं। इवन अमेरिका ने भी आज एक ड्रोन फोर्स का जो डिक्लेरेशन किया है कि अब टाइम आ गया कि हमें ड्रोन फोर्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मिसाइल और ड्रोन फोर्स की लड़ाई है। और पहली बार अमेरिका ने एक बहुत बड़ा भी निर्णय लिया इस मामले में कि हम भी एक ड्रोन फोर्स बनाएंगे, क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। और उनका ये भी कहना था कि इस मामले के अंदर इजराइल हो या रशिया हो, यूक्रेन हो या ईरान हो, उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और अमेरिका उस मामले में बिल्कुल पिछड़ गया है, ये उनका कहना है। और उनके जो एक बड़े हाई लेवल के जो ड्रोन्स थे, जो हजार हजार करोड़ के, 400-400 करोड़ के MQ-9 टाइप थे, उसको तो हुती आराम से गिरा लेते हैं सिटिंग डक्स की तरह। तो उनको पता लग गया कि भाई इतने आज की डेट में 400 करोड़ के, 1000 करोड़ के ड्रोन्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। आज की डेट में तो भाई 1 लाख रुपए का ड्रोन हो गया, 50,000 का ड्रोन हो गया, बहुत हो गया, और वही जाके डैमेज करके आ जाता है। और इसको सिखाया है रशिया ने, ईरान ने और बाकी कुछ चाइना ने भी सिखाया इस मामले में। अब इस मामले में यूक्रेन के खिलाफ जो रशिया की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो काफ़ी अंदर तक जाती हैं, उसके बराबर की देखा जाए तो यूरोप के अंदर तो हड़कंप मचा हुआ है नेटो देशों में कि भाई वो क्या करें अल्टीमेटली, क्योंकि उनके आर्मामेंट में ये सारी चीज़ें है ही नहीं, तो लाएंगे कहाँ से। तो कहीं से भी पीस यानी कि शांति की तो कोई बात हो नहीं रही है। ट्रंप इस टाइम निराश है और व्लादिमीर पुतिन के जो हमले हैं वो दिन प्रतिदिन तेज होते चले जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने वादा किया था कि आते ही मैं 24 घंटे में वॉर को रुकवा दूंगा, और उनका ये भी कहना था कि ट्रंप की पुतिन के साथ पर्सनल दोस्ती भी है। लेकिन फिलहाल चीज़ें हद से ज़्यादा इस समय बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं और ये अपने आप में शायद एक किस्म से कहा जाए तो बहुत ही डेंजरस स्थितियां पैदा हो गई हैं। आते अगली न्यूज़ के ऊपर। और ताइवान की जो बड़ी तैयारी है इस टाइम, तो चाइना ने भी कुछ बहुत स्ट्रांग कदम उठा लिए हैं। तो ताइवान के अंदर भी जंग की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं।
चाइना ने जो कि J-20, उसके पास चैंगडू विमान है, 5th जनरेशन के 200 से ज़्यादा विमान है, और उसका जो प्रोडक्शन है बहुत तेज़ गति से उसको और इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब चाइना ताइवान के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हैं। और हालांकि ताइवान ने अपने जो रिजर्विस्ट हैं उनको भी वापस बुलाया है और ड्रिल्स की जा रही हैं, और इस ड्रिल ने चाइना को और ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया कि, और चाइना ने अपनी मौजूदगी जो है वहाँ पर और बढ़ा दी है, अपनी नेवल स्ट्रेंथ की और बाकी स्ट्रेंथ की। और अब कई किस्म की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें साइबर अटैक्स हों या डिजिटल अटैक्स हों, मिसाइल हमले की तैयारियां ज़मीनी हैं, और बहुत अभ्यास किए जा रहे हैं ताइवान के द्वारा, ताकि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, चाइना अटैक कर देता है, तो फिर क्या किया जाए। चाइना ने अपने जेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इससे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो डेंजरस यहाँ पर अब होने जा रहा है। चाइना का जो J-35 विमान है, या उसके साथ में जो उनकी J-20 के जो चैंगडू विमान है, स्टेल्थ फाइटर्स है, 2 स्टेल्थ फाइटर है उनके पास, वर्किंग सिस्टम जो हैं, और ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दोनों ही उचित हैं, और ताइवान के खिलाफ ये युद्ध में बड़े घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि रडार उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। हालांकि ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका थोड़ा सा आगे तो आया है, लेकिन अमेरिका की जो ढोलमुल नीति है उसका हाल ये है कि वो किस किस को सपोर्ट करे। इजराइल को सपोर्ट करे, उसको हथियार दे, या फिर ये यूक्रेन को सपोर्ट करे, उसे हथियार दे। और यहाँ अगर ताइवान को सपोर्ट करके हथियार दे रहे तो पता लग रहा है कि फिर तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा, उसके पास अपने लायक ही कुछ नहीं बचेगा। तो अमेरिका इस बात के संकेतों को भाप रहा है कि भाई अल्टीमेटली किया क्या जाए। और पेंटागन ने अभी अपने कुछ दोस्तों से राय मांगी है कि भाई अगर ये जंग हो गई तो उसमें तुम क्या करोगे, पहले बताओ। और जापान और ऑस्ट्रेलिया से कहा कि भाई अल्टीमेटली तुम्हारी भूमिका इसमें क्या होगी, तुम्हारा रोल क्या होगा। तो अमेरिका के साथ कौन कौन खड़ा होगा। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों से पूछ रहा है, कई देशों से पूछ रहा है कि अल्टीमेटली आप क्या करोगे। अब ताइवान एक्ट के अंतर्गत अमेरिका जो है उसको हथियार सप्लाई करता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया का रुख इस मामले में साफ नहीं है, क्योंकि जापान भी खुलकर चीन के विरोध में नहीं जाना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाना चाहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जो ये पूछ रही है कि ट्रंप प्रशासन जो है वो ये जानना चाहता है कि अल्टीमेटली अगर मैं ताइवान को सपोर्ट करता हूं चाइना के खिलाफ में, तो फिर ऐसे में आप किसको सपोर्ट करोगे। वो जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी स्पष्ट करवाना चाहता है कि उनका रुख क्या होगा, क्या आप वॉर में शामिल होगे, क्या आप हथियार दोगे ताइवान को क्या। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है अपने आप में बहुत डेंजरस क्वेश्चंस हैं। और ख़ासतौर से अमेरिका की जो डिफेंस जो पॉलिसी है उसमें एक ऑफिसर हैं एल्ब्रिज कॉल्बी, उन्होंने अभी इन 2 कंट्रीज़ के साथ में बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाया कि भाई आप बताइए कि आप क्या करोगे। और इस क्वेश्चन ने एक्चुअली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और जापान को चौंका दिया, क्योंकि अमेरिका ने खुद भी अभी तक ताइवान के ऊपर अगर चीन का हमला होता है तो उसमें उसका अमेरिका का रोल क्या है, अभी तक उसकी बात की पुष्टि नहीं की कि वो वॉर में उतरेगा, सपोर्ट करेगा, क्या करेगा। लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया शॉक्ड है कि भाई मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, मैं ताइवान नहीं हूं और ना ही मैं चीन और ताइवान के बीच में आना चाहता हूं। लेकिन अगर अमेरिका कहता है कि भाई अगर मैं इन्वॉल्व हूं तो तुम क्यों नहीं इन्वॉल्व होगे। ऐसा लगता है कि इस मामले में कम से कम अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि वो खुद तो मरेगा मरेगा, वो जापान और ऑस्ट्रेलिया को मरवाना चाहता है। अब ऑस्ट्रेलिया की किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं, वो सबका दोस्त है। वो एक आइलैंड कंट्री है और बहुत दूर भी है, हालांकि आइलैंड सबसे बड़ा एक किस्म से कहा जाए तो है। पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अगर ताइवान पर हमला करें तो जापान ऑस्ट्रेलिया क्यों खुलकर अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे, ताइवान के साथ खड़े रहेंगे, उनका क्या लेना देना उससे। और ताइवान अगर उसका हिस्सा बनता है तो बने। मुझे लगता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर ट्रंप। वैसे तो उनको जापान से और ऑस्ट्रेलिया से पूछना नहीं चाहिए, उनका रोल बनता ही नहीं इसके अंदर, और वो उनको लेना देना क्या अल्टीमेटली। ताइवान का और चीन का आपसी मामला है, अमेरिका को अपनी नाक अंदर घुसेड़नी है तो भैया घुसेड़ लो, क्या करना है। पर अल्टीमेटली जापान अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी जो लिमिट्स है उससे बाहर क्यों निकलेगा। हालांकि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में और साथ में जापान में और अमेरिका में आपस में संधि है आपस में, लेकिन इस संबंधी का मतलब थोड़ी है कि अमेरिका अगर कहीं जाके अपनी नाक घुसेड़ेगा तो ये दोनों भी सपोर्ट करेंगे। ये तो तब है जब अमेरिका के ऊपर हमला हो जाए तब वो उसको सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका तो फिर क्या है कि हर जगह कुछ ना कुछ करने के चक्कर में रहता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि
उसके जो सपोर्ट कंट्री हैं, जो मिलिट्री ट्रायड वाले हैं, वो उसको पूछना चाहते हैं कि आप क्या करोगे। लेकिन टोक्यो और कैनबरा यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो इसमें शायद आना नहीं चाहते, और उनको स्पष्ट संकेत दे दिया कि वी आर नॉट हेयर विद यू, हम ताइवान के मसले में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, हम वैसे ही खुश हैं अपने आप पे। तो ऐसे में अमेरिका फिर अकेला पड़ेगा। तो अब क्या अमेरिका ताइवान का पूरा साथ देगा, और क्या तीसरे मुद्दे के ऊपर, यानी कि एक किस्म से कहा जाए इजराइल के ईरान के बीच में, फिर वो रशिया यूक्रेन के बीच में, और वो तीसरे मोर्चे के अंदर वो अपने आप को शामिल करना चाहेगा? ये वो भी तब जबकि सामने जो आपके एक महाशक्ति है चाइना है, और चाइना के पास जो उस समय पावर है वो उस समय बहुत ज़्यादा है। तो पूरा का पूरा वो ताइवान को क्या कहते हैं, एक किस्म से क्या बर्बाद कर सकता है, और अमेरिका भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि वो चीन के बॉर्डर के नज़दीक है। तो ऐसे में हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बेकाबू भी हो सकते हैं। अगली खबर पे आते हैं, जो कि खबर आ रही है आपकी बांग्लादेश से। जो यूनुस साहब है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था कि शेख हसीना की बेटी हैं साइमा वाजेद, जो हू में काम कर रही हैं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रही हैं, और ये कहा गया कि आप उनको वहाँ से हटा दीजिए, और उसके लिए बहुत सारे कारण दिए गए। हालांकि अब उनको 11 जुलाई से इनडेफिनेट लीव पर भेज दिया गया है साइमा वाजेद को। उनके ऊपर इल्ज़ाम है बांग्लादेश के द्वारा कि उन्होंने धोखाधड़ी की है, वो करप्ट हैं, उन्होंने जालसाजी की, यानी कि लोगों को वहाँ भी धोखा दिया है, और जो सत्ता है उसका मिसयूज़ किया है। और अब ये रिक्वेस्ट देने के 4 महीने बाद WHO ने कार्रवाई की है और उनको वहाँ से इनडेफिनेट छुट्टी पर भेज दिया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे देश के जो चीफ एडवाइज़र है उनका कहना है कि आपको यहाँ से हटा दिया जाए। और ये बात तो सही है कि अगर सरकार बदल गई थी तो फिर शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को हटा देना चाहिए था पहले ही, और रिक्वेस्ट पहले ही भेजा जाना चाहिए था। पहले क्यों नहीं भेजा गया ये मुझे नहीं पता। तो अब WHO के जो चीफ ने एक मेल भेजा है और कहा है कि उनको अब यहाँ से एक किस्म से कहा जाए कि हटा दिया गया है, और उनकी जगह पे कैथरीना बोहेम है, उनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, और ये अभी इनडेफिनेट छुट्टी पे इनको भेज दिया गया है। और साइमा के खिलाफ जो है बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, जिसमें उसमें क्वालिफ़िकेशन की बातें भी हैं, जिसमें जालसाजी की बातें हैं, करप्शन की बातें हैं, धोखाधड़ी की बातें हैं, और ये सब चीज़ें वहाँ से निकल कर आई हैं। इसमें भी कोई अब संदेह वाली बात नहीं रह गई है। अब आते हैं एक आखिरी मुद्दे के ऊपर कि यूरोपियन यूनियन पर 30% का जो टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, ख़ास तौर से ट्रंप साहब ने, ये अपने आप में एक बहुत डेंजरस कदम हो गया, ख़ास तौर से जबकि नेटो और रशिया के बीच में इस समय, नेटो एक किस्म से यूरोप ये पूरा का पूरा छोटा मोटा छोड़ के आगे पीछे, तो एक किस्म से जहां उनको तैयारी करनी है रशिया के खिलाफ, वहीं पे अपने एलाइज को, नेटो के जो एलाइज हैं उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा के, हालांकि वो EU के मेंबर्स हैं सारे, वो उनको मारने की कोशिश कर रहा है, और इल्ज़ाम लगाया कि ये फेंटानिल को जो सप्लाईज हैं वो नहीं रोक पा रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन के साथ आप हमारा फ़ायदा उठाते रहे हैं, और हमारे साथ जो आपके संबंध रहे वो वन साइडेड रहे हैं, यानी कि आप हमारी चीज़ों के ऊपर तो टैक्स लगाते रहे और आपकी चीज़ों पे हम टैक्स नहीं लगाते रहे, तो हमारे और आपके जो रिलेशंस हैं वो वन साइडेड हो गए थे, यानी कि आप फ़ायदा कर रहे थे। मैं आपकी सुरक्षा के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा था, लेकिन आप डिफेंस का बजट अपना नहीं बढ़ा रहे थे और सिर्फ 1-1.5% का बजट ले रहे थे, जबकि आपको 5% बजट करना चाहिए था। वो ट्रंप ने दावा किया कि आप इस ढंग से हमारे से बिजनेस नहीं कर सकते, और उनको भी बोल दिया कि अल्टीमेटली मैंने जो आपके ऊपर 30% का टैक्स डाला है, अगर आप मेरे ऊपर टैक्स डालोगे तो मैं आपके ऊपर जितना आप डालोगे उसमें 30% ऐड कर दूंगा। अब ये तो हालात इस किस्म के हो गए हैं जहां पर पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है बट गया है। यहाँ पे नेटो का तो बंटवारा हो ही रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का बंटवारा हो रहा है यहाँ पर। और एक किस्म से कहा जाए तो यूरोपियन यूनियन इस टाइम सख्ते में आ गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, अल्टीमेटली मेरे पास रास्ता क्या, आज की डेट में कोई रास्ता ही नहीं बैठता यहाँ पर। तो ये सारे के सारे जो चक्कर पैदा हुए हैं ये अपने आप में परेशान करने वाले हैं।
परेशान इसलिए कि इतनी सारी ड्यूटी लग जाएंगी तो आप धंधा पानी कैसे करेंगे। और यूरोप का जो एक तरह से डिपेंडेंस था, ओवर डिपेंडेंस अमेरिका पे था, अब वो उनके आड़े आ रहा है। तो स्थितियां जो हैं काफ़ी हद तक देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन को जो है बैकफुट पे ले जा रही हैं। ना तो खुल के वो अमेरिका का विरोध कर सकते हैं, ना खुलकर सपोर्ट कर सकते हैं, और बीच में अटके पड़े हैं। और उनकी जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, बड़ी कि माइल्ड टाइप की रिएक्शन है, यानी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे बढ़ के कि वो अमेरिका को क्रिटिसाइज कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वर्ल्ड न्यूज़ को समाप्त करेंगे और आपसे विदा लेंगे। फिर आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी सपोर्ट करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। और नाम तो हम आज नहीं ले पाए किसी के, कोई थोड़े समय पहले प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप आते रहिएगा, प्रोग्राम्स देखते रहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने कभी लाइव तो कभी रिकॉर्डेड वर्जन में आपके सामने जो दुनिया के हालात हैं उसको आप तक पहुंचाते रहें। तो इसके साथ ही आपसे लेते हैं विदा और जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।